हेलो लर्नर्स, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियाज लर्नर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री से लेसन 1, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, हिस्ट्री का ये चैप्टर काफ़ी लेंदी रहने वाला है, इसीलिए इस चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये आज का वीडियो में हम पूरे कंटेंट को पिक्टोरियल स्टोरी के तौर पर देखेंगे। तो जल्दी ये बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि वो कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट वी विल कम टू नो अबाउट व्हेन एंड व्हाई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति कब और क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीजंस थे, एंड व्हाट हैपेंड ऑन जुलाई 14, 14 जुलाई के दिन आखिर क्या घटनाक्रम था, किस तरह की घटना हुई, वहां पर सिनेरियो किस तरह का था। साथ ही देखेंगे हाउ फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज, फ्रांस के अंदर वित्तीय संकट किस तरह उत्पन्न हुए, और फ्रांसीसी जो समाज था इसका स्वरूप क्या था ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फ्रेंच सोसाइटी का क्या फॉर्मेटा। और साथ ही हम जानेंगे हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस अराइज, किस तरह लोगों के बीच रोजी रोटी का संघर्ष उत्पन्न हुआ और देखा गया। तो इन सभी 5 मेजर टॉपिक्स को इस पार्ट में हम कवर करेंगे। वन बाय वन कवर अप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बढ़ेंगे अपनी फर्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हेन एंड व्हाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कब और क्यों हुआ फ्रांसीसी क्रांति। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेंगे किस दिन हुई थी। तो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको रिमेंबर रखनी होगी। 14 जुलाई 1789 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 14 जुलाई 1789 को यह फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और इसकी पहली आवाज़, बगावत कह लीजिए, तो लोगों के बीच यह बगावत की आवाज़ पहली बार उठी थी 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में, पेरिस नगर के अंदर। अब इसके पीछे क्या रीजंस था, तो यहाँ पर लोग क्या चाहते थे, टू एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस, फ्रांसीसी समाज में जो मोनार्की सिस्टम प्रेवलेंट था उसे वह खत्म करना चाहते थे। मोनार्की क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। मोनार्की एक सिस्टम है जिसमें हेरिडिटरी किंग या कोई क्वीन होती है जो रूल करते हैं, जिनके पास सुप्रीम पावर होती है पॉलिसीज बनाने को लेकर। और यहाँ पर लोग हैं जो वह अपोज नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते मोनार्क को, उनकी पॉलिसीज को। तो इस तरह के सिस्टम को फ्रांस के अंदर देखा गया और इसी के एंड अप के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई और फ्रांसीसी क्रांति हुई। दोस्तों, किसी भी तरह की जन आंदोलन और क्रांति जो भी होती हैं, इनके पीछे बहुत समय से चले आ रहे हैं वहाँ के समाज में डिस्टर्बेंस, इसका एक बहुत बड़ा कारण होते हैं, जो कि कई रूपों में देखे जाते हैं, चाहे वे 1857 की क्रांति हो या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो। तो इसके पीछे कुछ बहुत बड़े रीजंस होते हैं जो कि अलग अलग तौर पर देखे गए हैं। तो यहाँ पर हमने इन रीजंस को, कॉजेस को डिवाइड कर लिया है। कुछ होते हैं हमारे सोशल कॉजेस, कुछ हैं इकोनॉमिक कॉजेस, और कुछ हमने मान लिए हैं पॉलिटिकल कॉजेस। तो इस तरह से इन 3 कारण हैं, इनको जान लेंगे कि ये किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिजल्ट के तौर पर देखे गए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट हैपेंड ऑन जुलाई 14, 14 जुलाई के दिन आखिर क्या हुआ था पेरिस नगर के अंदर, फ्रांस में किस तरह का माहौल था, किस तरह का सिनेरियो था। ऑन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 पेरिस नगर के अंदर आतंक का माहौल था, लोग काफ़ी डरे हुए थे। वहाँ पर ये अफवाह फैली हुई थी कि जो सम्राट हैं, किंग है, वह सेना को आदेश देने वाला है शहर में घुसने का और नागरिकों पर गोलियां चलाने का, जिससे लोग काफ़ी डरे हुए थे। वहाँ पर लोगों ने क्या किया कि एक पब्लिक टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक जनसेना का निर्माण कर लिया। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। इनमें से कुछ हंड्रेड्स ऑफ पीपल थे जो कि ईस्टर्न पार्ट की तरफ मूव कर गए, और वहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में एक बास्तील नाम का एक भव्य किला होता था, जो कि सम्राट की निरंकुश शक्तियों का एक प्रतीक था, एक सिंबल या सेंटर था। जिस दौरान इन्होंने बास्तील जिले में एंट्री करना शुरू कर दी, और इस दौरान बास्तील का एक कमांडर भी मारा गया। और अब इन्होंने बास्तील जिले को तोड़ दिया और वहाँ के सभी कैदी रिहा करा दिए। इस तरह बास्तील जो था एक बहुत बड़ा भव्य महल था, किला था, लोगों की सुप्रीम पावर का, मोनार्क की सुप्रीम पावर का एक सिंबल या सेंटर था। वह लोगों के द्वारा पहले से ही एक हेट किया जाता था, इसको नफरत की जाती थी। इसको डिमोलिश कर दिया गया, और ना सिर्फ इसको बल्कि ऐसे कई भव्य महल जो कि राजा के सुप्रीम पावर का एक तरह से सिंबल थे, वह सभी एक के बाद एक नष्ट किए जाने लगे। इस तरह 14 जुलाई के दिन से ही लोगों में बगावत की आवाज़ उठी और लोग एक के बाद एक
सरकार के खिलाफ, मोनार्क सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने लगे, एक्शन लेने लगे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, इसके पीछे क्या रीजन थे, हाउ फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज, किस तरह वित्तीय संकट उत्पन्न हुए फ्रांस के अंदर। तो यह घटना है 1774 की, जिस दौरान क्या था, वन ऑफ द प्रिंस ऑफ बोबॉन फैमिली नेम्ड लुई 16 को किंग बनाया गया, और उस दौरान उसकी शादी हुई थी, ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रेलिया प्रिंसेस मैरी एथनोएंथ। अब जब इनकी शादी हुई और ये राजगद्दी पर बैठे, तो इन्होंने पाया कि राजकोष तो पूरा खाली है। तो राजकोष खाली होने के पीछे भी कुछ रीजंस थे, जैसे कि वर्साई के बड़े भव्य महल थे और उनका रखरखाव है, सेना का रखरखाव है, राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय हैं, और ये सभी सरकारी कार्यालय हैं, इन सब के मेंटेनेंस पर बहुत खर्चा होता था, जिसके कारण सरकार बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ चुका था। इसके अलावा एक मेजर रीज़न था कि फ्रांस ने वॉर के दौरान 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से, जो कि उनका कॉमन एनिमी था, से आज़ाद कराने के लिए उनकी वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिसके कारण भी सरकार पर काफ़ी दबाव आ गया था। तो इससे क्या हुआ कि पहले से ही सरकार पर 2 बिलियन लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था फाइनेंशियली, और साथ ही अब 1 बिलियन लिवरे का बोझ और चढ़ गया। सरकार पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। तो और साथ ही सरकार को जिन लोगों ने लोन दिया था, कर्जदाता थे, वे भी सरकार से 10% इंटरेस्ट की डिमांड करने लगे। इस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस एक के बाद उत्पन्न हुए और स्थिति काफी खराब हो गई। अब यहाँ बात हमने लिवरे की है, तो लिवरे जान लेते हैं क्या टर्म है। लिवरे करेंसी है फ्रांस की, जो कि 1794 में जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो अब हम जानने की कोशिश, व्हाट वाज द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फ्रांसीसी समाज का स्वरूप क्या था 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। चलिए जानते हैं। क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। यहाँ पर जो एस्टेट है, ये एक टर्मिनोलॉजी बिलोंग करती है उन क्लास ग्रुप्स को जिन्हें समाज के द्वारा उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट के अंदर कौन से लोग आते थे, चलिए जान लेते हैं। क्लर्जी, क्लर्जी होते थे जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन है इन्वॉल्व इन चर्च मैटर, चर्च के विशेष कार्य को करने के लिए बनाए गए व्यक्तियों के समूह को क्लर्जी कहते थे। और क्लर्जी पादरी वर्ग के लोग होते थे। सेकंड स्टेट के लोग होते थे नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग के लोग, और यह वो व्यक्ति थे जो पर्सन्स हु हैव हाई रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य के प्रशासन में जिन्हें उच्च दर्जे की पद प्राप्त थे, और साथ ही कुलीन वर्ग के लोग उच्च कुल के माने गए थे, इन्हें भी काफी प्रिविलेजेस प्रदान किए गए थे सरकार के द्वारा। थर्ड स्टेट्स के लोगों में भी 3 तरह की क्लासिफिकेशंस थे, कैटेगरीज थी। पहले वह व्यक्ति जो कि बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिसर्स थे, या लॉयर्स यानी वकील थे। और कुछ होते थे, सेकंड कैटेगरी आती थी पीजेंट्स और आर्टिशंस, लोगों की, मजदूरों की। और यहाँ पर जो थर्ड कैटेगरी थी उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब थी, वह थे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। अब यहाँ पर इस तरह से जो डिवीजन था फ्रेंच सोसाइटी का, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स का, इसके पीछे इसकी वजह से यहाँ पर थर्ड स्टेट्स जो है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का डोमिनेशन इन पर देखा गया। इसकी किस तरह से हम जानेंगे की कोशिश करेंगे कि सोशल कॉजेस जो थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे, वे किस तरह स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले हम इसके लिए कुछ जान लेते हैं कि लैंड का डिवीजन किस तरह था। जो लैंड एरिया अवेलेबल था, यहाँ पर इनका डिवीजन कुछ इस तरह था, 60% एंड 40%। 60% जो लैंड एरिया था इसे ऑक्यूपाई करते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, जबकि 40% लैंड एरिया ही सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोगों के पास था। अब बात करें अगर पॉपुलेशन की, तो यहाँ पर पॉपुलेशन का डिवीजन कुछ इस तरह था कि 10% और 90%। यहाँ पर 10% पॉपुलेशन को कंसिस्ट करते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, जबकि थर्ड स्टेट के लोग 90% पॉपुलेशन में मौजूद थे। इसका मतलब है थर्ड स्टेट के लोगों की आबादी ज़्यादा थी और उनके पास लैंड एरिया काफ़ी कम था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। साथ ही इसका दूसरा रीज़न देखें तो यहाँ पर क्लर्जी और नोबिलिटी के पास पहले से ही बाय बर्थ ही इन लोगों के पास कुछ फेडरल प्रिविलेजेस थी, सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी, जैसे इनमें से एक करों में छूट भी शामिल था। यहाँ पर जो क्लर्जी होते थे फर्स्ट स्टेट के लोग, इन लोगों को टैक्स नहीं देना होता था। नोबिलिटी जो लोग थे, इन लोगों को भी टैक्स में छूट दी गई थी, इन लोगों को भी टैक्स नहीं देना होता था। अब यहाँ बात करें अगर हम थर्ड स्टेट्स की, तो सिर्फ यही लोग थे जो टैक्स दिया करते थे। अब यहाँ पर जो थर्ड स्टेट्स के लोग हैं, इन लोगों को भी टैक्स 2 तरह से देना होता था। वो कौन से 2 फॉर्म्स हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ पर थर्ड स्टेट्स के लोगों को जो टैक्स देना होता था, वह पहला था टाइल और दूसरा था टाइद। अब जो टाइल होता है, यह एक तरह का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है,
जो कि सीधे सरकार को दिया जाता था, और इसके साथ ही कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी जोड़े गए थे जो कि सॉल्ट और टोबैको जैसी रोजमर्रा की चीजों पर लगाए गए थे। साथ ही टाइद जो कि धार्मिक कर था, रिलीजियस टैक्स था, यह चर्च के लोगों को देना होता था पीजेंट्स के द्वारा, और यह लगभग पीजेंट्स के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के 1/10 के बराबर होता था। तो इस तरह से सारा का सारा फाइनेंशियल बर्डन किस पर आ जाता था, टैक्स का बर्डन थर्ड स्टेट्स के लोगों पर, जिसके कारण ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तौर पर इसे आगे जाकर देखा गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉज की, दैट इज इकोनॉमिक कॉज। हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस अराइज, किस तरह रोजी रोटी रोटी का संघर्ष यानी कि जीविका संकट देखा गया लोगों के बीच फ्रांस में। पाव रोटी के बात कीमतों की जो डिमांड बढ़ रही थी, उनकी किस तरह से संघर्ष किया लोगों ने, वो सारी बातें हम देखेंगे। बैकग्राउंड में चलते हैं तो 1715 में जो जनसंख्या थी वहाँ की वह लगभग 2.3 करोड़ थी, और बाद में बढ़कर के 1789 में लगभग 2.8 करोड़ हो गई, जिसके कारण डिमांड तो बढ़ती चली गई फूड की, लेकिन क्या हुआ, सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाई। यह भी एक बड़ा रीजन था। दूसरा रीजन यहाँ पर लैंडलेस लेबर्स जो हैं, जो वर्कर्स होते थे, इनकी जो मेहनताना थी, पगार थी, वह भी बढ़ नहीं रही थी, तो इनके वेजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, जिसके कारण भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। साथ ही हम देखें तो यह स्थिति और भी खराब हो जाती थी जब हेल, फ्रोस्ट, ड्रॉट जैसी स्थितियां सामने आ जाती, जिनके कारण उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भारी गिरावट आती थी, और सरकार का जो वित्तीय टैक्स का जो बर्डन था इनके पास वह बराबर था। इसके कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस अराइज हुए। तो इस तरह हमने जाना फर्स्ट पार्ट के अंदर कि किस तरह से ये तीन तरह के जो रीजंस थे हमारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कॉजेस, वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए बहुत बड़े कारण थे। और साथ ही हमने देखा कि 14 जुलाई के दिन किस तरह से घटनाक्रम घटा। आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज लाइक एंड कमेंट and do subscribe the channel for more such videos. Thank you.